सबसे बड़े महाकुंभ पर सबसे बड़ी टीम के साथ सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं अमर उजाला पर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आज आगाज हो चुका है। ये महाकुंभ कई मायनों में खास है क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ये मौका श्रद्धालुओं को मिल रहा है और ऐसे में इसको लेकर तैयारियां भी काफी बड़ी स्तर पर की गई हैं। आज पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन कल मकर संक्रांति का स्नान है जो कि सबसे बड़ा अमृत स्नान है। इसको लेकर क्या तैयारियां, इस पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। कल क्योंकि मकर संक्रांति का स्नान है, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर मेरे साथ जुड़ रही हैं सुप्रिया शर्मा जो इस पूरे इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करेंगी। सुप्रिया जी, क्या तैयारियां हैं क्योंकि स्नान कल है और अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 9.5 घंटे का अखाड़ों का स्नान होना है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि कल 14 तारीख है, मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। खिचड़ी पर्व है, मकर संक्रांति है और साथ ही साथ महाकुंभ का भव्य शाही स्नान, पहला शाही स्नान कल होगा। शाही स्नान में क्या होता है कि सभी जो 13 अखाड़े हैं वो पूरा जुलूस लेकर, पूरे अपने रंग ढंग लेकर, हाथी घोड़े लेकर संगम तट की ओर बढ़ते हैं स्नान करने के लिए। अब व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि आज 13 तारीख थी, पहला स्नान था, पौष पूर्णिमा का दिन था। अब तक देखा जाए तो 60-65 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। आज स्नान है, कल शाही स्नान है, ये तादाद और भी बढ़ सकती है क्योंकि मैंने आपको बताया कल खिचड़ी का पर्व है और खिचड़ी के पर्व पे ये तो महाकुंभ है। आम दिनों में भी अगर खिचड़ी का पर्व होता है तो यहाँ हजारों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने आते हैं। अभी जो एक मोटी मोटी जानकारी है उसमें ये भी है कि लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। बिल्कुल, आपने आज पहली बार, आज फर्स्ट स्नान था, उसमें ही आपने देख लिया कि लाखों श्रद्धालु, हम सुबह से कवर कर रहे हैं, लाखों श्रद्धालु चलते चले जा रहे थे और बस डुबकी लगाना चाह रहे थे। आपको बता दूं कि कल का नजारा कुछ अलग हो, क्योंकि आज तो हमने श्रद्धालुओं को नहाते हुए देखा। कल जो ये आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते पे भव्य शाही सवारियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे। आपको इस रास्ते पे हाथी घोड़े देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े रथ देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, नागा, साधु, साध्वी आपको इस रास्ते पे देखने के लिए मिलेंगी। आपको बता दूं कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और महाकुंभ में कल स्नान करने आ रहे हैं, उनको बता दें पुल नंबर 1, पुल नंबर 2 और पुल नंबर 3 और 4 ये बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों से जो शाही स्नान की सवारी है वो आएंगी और जाएंगी। एक रास्ते से सवारी का निकास होगा और एक से वो आएंगी। आपको इसमें क्या है कि व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। यहाँ तो हर चीज का समय निर्धारित है, जैसे कौन सा अखाड़ा कब आएगा, कितनी देर स्नान करेगा और कब वहां तट पर पहुंचेगा, और तट से बाहर निकलने का भी अखाड़े का समय निर्धारित है। जैसे हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैं आपको बता दूं कि अखाड़े हमारे 13 हैं, जो दो अखाड़े हैं वो साथ साथ स्नान करेंगे। जैसे महानिर्वाणी एवं अटल अखाड़े का जो समय है वो 6:15 बजे का है, जो संगम तट पर वो अपना जुलूस लेकर आएंगे, लेकिन संगम तट पर ठीक 6:15 बजे वो पहुंच जाएंगे और उनको जो स्नान करने का समय मिला है 40 मिनट का मिला है। आपको बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़ा बहुत बड़ा है, अटल अखाड़ा बहुत बड़ा है, बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं उसमें और उनको 40 मिनट का समय दिया गया है। ये समय निर्धारण इसलिए किया गया है क्योंकि और भी श्रद्धालु आएंगे। 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों का भव्य जुलूस है, बहुत सारे साधु संत यहाँ मौजूद हुए हैं। इसके बाद निरंजनी एवं आनंद अखाड़ा है जो 7:05 पर तट पर आ जाएगा और इसको भी 40 मिनट का समय दिया गया है। और इसके बाद जूना और आह्वान अखाड़ा है जिसका समय है 8 बजे का, जिसको भी 40 मिनट दिए गए हैं। इसके बाद निर्मोही अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा है। निर्मोही अखाड़े की अगर बात करें तो 10:40 का समय है और दिगंबर अखाड़े की बात करें तो 11:20 पर ये अखाड़े हैं जो आ जाएंगे। अब अखाड़ों की व्यवस्था कैसे बनेगी, एक आएगा एक जाएगा, जुलूस बड़ा है, तो इसलिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि मार्ग तय किए गए हैं। 2 पुल आने के हैं और 2 पुल जाने के, इसलिए क्योंकि मैं आपको यहाँ और दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से कहना चाहूंगी, ये जो लकड़ी का आप रेलिंग देख रहे हैं, इस रास्ते से जो है जब अखाड़े गुजरेंगे तो बहुत सारी भीड़ है जो देखना चाहेगी संत महात्माओं को, अखाड़े के भव्य दर्शन करना चाहेगी। ये रेलिंग इसलिए ही बना रखी है
कि अंदर भक्त इसके खड़े रहें और जो ये भव्य नजारा है, दूर दूर से जो लोग देखने आए हैं, संगम में स्नान करने आए हैं, वो जो कल शाही स्नान का नजारा होने वाला है, शाही चीजें जो यहाँ से निकलने वाली है, उसका नजारा देख सके। अब मैं आपको बता दूं कि दिगंबर अखाड़ा 11:20 पे है और निर्वाणी अखाड़ा 12:20 पे है। इसको 50 मिनट का, नहीं सॉरी, आप दिगंबर अखाड़े की हम बात कर रहे हैं, इसको 50 मिनट का समय दिया गया है क्योंकि अखाड़ा बड़ा है, जो सवारियां हैं वो ज्यादा होंगी और जो इसके अखाड़े में साधु संत महात्मा हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए इसको 50 मिनट का समय दिया गया है और निर्वाणी अखाड़े को 30 मिनट का समय दिया गया है। फिर वही नया पंचायती अखाड़ा की बात करें तो 1:15 बजे उनको समय दिया गया है तट पर पहुंचने का और इन्हें 55 मिनट दिए गए हैं स्नान करने के लिए और वही रास्ता जो निर्धारित है तय है। फिर बड़ा पंचायती अखाड़ा स्नान करने के लिए आएगा 2:20 पर। इसके बाद निर्मल पंचायती अखाड़ा आएगा 3:40 पर और इस अखाड़े का टाइम 40 मिनट दिया गया है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा पंचायती अखाड़े को सबसे ज्यादा टाइम स्नान करने के लिए दिया गया है। जैसे नाम से ही पता चलता है, बड़ा अखाड़ा है, बहुत साधु संत इसमें हैं और अलग अलग जगह से आते हैं, तो इस अखाड़े को 9वें नंबर पर रखा गया है स्नान में और 60 मिनट दिए गए हैं। तो ऐसे कतारबद्ध तरीके से शाही स्नान के लिए बड़े बड़े जुलूस आएंगे, बड़े बड़े रथ आएंगे और ये भव्य नजारा जो देखना होगा उसके लिए यहाँ रेलिंग्स, ऐसी रेलिंग्स जगह जगह पर लगा रखी है ताकि श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आज भी हमने देखा कि सुबह 2 बजे से ही 1 बजे से ही यहाँ लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। वैसा ही आलम आज होगा, जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो पहले से ही आके इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है कि 4 पुल बेहद एकदम खाली कर दिए जाएंगे। जो 30 पाटून पुल बने हैं उनमें से कुछ रास्तों को ब्लॉक किया जाएगा ताकि उन 1, 2, 3, 4 जो नंबर के पुल हैं उन पुलों पर जो आम लोग हैं वो ना चढ़ सकें। जो दूसरे पुल हैं जो बस नजारे के लिए, नजारा देखने के लिए पहुंच जाए श्रद्धालु, वैसे खोले जाएंगे। अब ये पूरा अगर समय हम देखें तो 6:15 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और 3:40 पर ये कार्यक्रम खत्म होगा। तो ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि 9, सवा 9 घंटे, 9.5 घंटे का ये जो पूरा शाही स्नान है, पूरा भव्य नजारा है और जिसको देखने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे, जो देखने के लिए हम भी उत्सुक हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये नजारा बहुत ही अच्छा होता है, भव्य होता है और इसकी तैयारी काफी समय से चल रही है। अभी भी हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो अखाड़ा परिषद में है, शाही स्नान रात से निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि उनका समय है। रथ सज चुका है, घोड़े सज चुके हैं, हाथी सज चुका है। अब बस इंतजार है कल की सुबह का। कल जब सूर्य उदय होंगे तो हम भव्य नजारा देखेंगे संगम घाट पर। सुप्रिया, जैसे आपने भी कहा कि कल की तैयारियां तेज हैं और इस बीच में इसमें मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि श्रद्धालुओं में उत्साह यकीनन बहुत ज्यादा होगा। सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे कब उन्हें स्नान का मौका मिले। लेकिन इसमें एक चीज और है कि सबसे पहले जो स्नान का मौका होता है वो साधु संतों को मिलता है और इस तरह से अधिकार बांटे भी गए हैं कि सबसे पहले कौन सा अखाड़ा आके स्नान करेगा। जिस भी अखाड़े का सबसे पहला नंबर होता है उस अखाड़े के महामंडलेश्वर सबसे पहले जाके नदी में उतरते हैं और अपने इष्ट देवों को जो है स्नान करवाते हैं। उसके बाद वो स्वयं स्नान करते हैं और फिर उस अखाड़े के संतों का जो, उस अखाड़े से जुड़े सभी संतों का जो है स्नान का नंबर आता है। और उसके बाद जो है जब 13 अखाड़े जो हैं अभी तक 13 अखाड़ों ने जो यहाँ पर शामिल होना है वो सभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी है और उसी तरह से एक क्रम के आधार पर अखाड़ों को और उन अखाड़ों के संतों को जो है स्नान करने का मौका मिलेगा। इसके बाद श्रद्धालु जो है इस गंगा में डुबकी लगाकर उस पुण्य को पा सकेंगे। सुप्रिया, एक चीज और है कि हम शाही स्नान को अमृत स्नान कह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये दोनों ही स्थिति में हम इस चीज को देख सकते हैं, धर्म से जोड़ के भी देख सकते हैं, आस्था से जोड़ के भी देख सकते हैं और हमारे पूरे पुराने इतिहास से भी जोड़ के देख सकते हैं। मुगलों का शासन था जब उर्दू का उच्चारण ज्यादा होता था, उर्दू ज्यादा बोली जाती थी, तो ये महाकुंभ का जो इतिहास है बहुत पुराना है। तो जब इस स्नान को शाही बोला गया, शाही जो वर्ड है ये उर्दू का वर्ड है। वैसे अगर मैं धर्म से जोड़ के इसको बताऊं तो हम इसको अमृत स्नान इसलिए बोल रहे हैं, जैसे कि सब जानते हैं अमृत की वर्षा हुई थी और 4 स्थानों पे अमृत गिरा था जहां जहां कुंभ का मेला लगता है और महाकुंभ का मेला लगता है। लेकिन अमृत का स्नान इसको ये भी बोला जाता है कि साधु संत आते हैं, बड़े बड़े अखाड़े आते हैं और घोड़े शाही अंदाज में जिसे बोलते हैं उसमें आते हैं।
लेकिन अब शब्द आता है अमृत का। इस बार अमृत की थोड़ी ज्यादा चर्चा हो रही है, वो इसलिए कि जो शाही शब्द है वो उर्दू का शब्द है। बहुत सारे महामंडलेश्वर का और बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, उनका कहना था कि शाही शब्द उर्दू का है, इसलिए हम इस स्नान को अमृत स्नान कहें। अमृत स्नान जैसे हम बोलते हैं कि शाही स्नान के लिए जा रहे हैं, उसकी जगह हम इस शब्द का उच्चारण करें कि हम लोग भव्य अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि जब शाही स्नान को छोड़ के, इस शब्द जो उर्दू का शब्द है इसको छोड़ के हम अमृत स्नान बोलना शुरू कर देंगे और ये अमृत स्नान शब्द सबके मुख पर होगा। जी। और अभी हम देख रहे थे, जब हम इस मेला परिसर से गुजर रहे थे तो एनएसजी की टीम भी हमने यहाँ से गुजरती हुई देखी। आप इस पर भी आप दिखा सकती हैं, ये एनएसजी का जो है आप देख सकते हैं, आगे कैमरा लगा हुआ है और पूरी निगरानी रखी जा रही है। और आप इसको हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में घूमता हुआ देखेंगे तो आप समझिए कि जल, थल और वायु सब जगह चार चौबंद इस इंतजाम है और चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल सुप्रिया। और अभी भी हम अपने सामने देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जिस तरह से मदद कर रही है। किसी को किसी तरह की जरूरत है तो उनका ध्यान रखा जा रहा है, वो कुछ जानकारी जा रहे है तो उन्हें बताई जा रही है। आप अभी मेला परिसर में घूम भी रही थी, क्या क्या देखा आपने और क्या लगा कल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो हमने पूरा मेला क्षेत्र घूमा है, काफी दिनों से हम घूम रहे हैं। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, चाहे वो महिलाओं के लिए सुविधा हो, चाहे कोई खो जाए उसके लिए सुविधा हो, चाहे अगर आपको एक छोटी सी चोट भी लग गई है या अगर हाथ में हल्का सा कुछ भी हो गया है तो तुरंत वहां फ्री निशुल्क सेवा मौजूद है। आपके लिए छोटे छोटे शिविर लगाए गए हैं। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार होता है तो आपको तुरंत दवाई यहाँ मिल जाएगी। अगर आप खो जाते हैं तो वैसे तो पुलिस भी इंतजाम करे हुए है, पुलिस बता रही है, अपना फोन यूज करवा रही है। अगर किसी को नंबर याद है, अगर नंबर याद भी नहीं है तो खोया पाया केंद्र पर उनको पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग मिल सके, लोग अपने परिवार के पास पहुंच सके। इसके अलावा जो रूट मैप बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो। चारों तरफ से एक अगर हम ऐसा देखें तो गोलाकार में ये मेला बसा है। गोलाकार में देखें तो हर जगह से 20-20 सड़कें खोली गई हैं ताकि छोटी हो या बड़ी हो सब मेला क्षेत्र में संगम घाट तक पहुंच सके और चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम तैयार है, किसी को असुविधा ना हो। और सबसे बड़ी बात कि मैं दिखाना चाहूंगी, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है जो आमतौर पर हम कहीं घूमने जाते हैं या नेविगेशन में देखते हैं तो वो बोर्ड हमें दिखाई देता है और जिसमें नजर आता है कि आपको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, आपको कौन से क्षेत्र में जाना है, संगम घाट कहाँ है। क्योंकि इस मेले को सेक्टर में बांटा गया है, 21 से ज्यादा सेक्टर है तो सेक्टरों के नाम लिखे हैं। अगर आपको सेक्टर के नाम पता है तो आप इजीली अपने सेक्टर में पहुंच जाएंगे या जहां आपको पहुंचना है आप वहां पहुंच जाएंगे। व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर 5 कदम पर 10 कदम पर पुलिस की गाड़ी तैनात है, वहां लोगों को सुविधा दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा कुंभ जो हमने अभी अपनी आंखों से देख लिया डिजिटल हो गया है, डिजिटल का जमाना है। हम भी डिजिटल चीजों के लिए आज यहाँ खड़े हैं। पूरा कुंभ, चाहे आप पानी की बात करें, ठीक है, चाहे आप खाने की बात करें, चाहे आप घूमने की बात करें या चाहे आप खोया पाया केंद्र की बात करें, हर चीज डिजिटल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जगह जगह पर पानी पीने के लिए एक बूथ बनाया गया है जिसमें आप मोबाइल से स्कैन करते हैं, उसमें आपको कुछ पैसा नहीं देना और आपकी बोतल भर जाती है। बस आपको अपने फोन से उस QR कोड को स्कैन कर लेना है। सिंपल सी चीज है। लोग कतार लगाए खड़े हैं पानी की, तो ये भी एक सुविधा है। चलते जा रहे हैं, पानी कहाँ पिए, कहाँ से खरीदें, तो ये सुविधा है। जगह जगह बूथ लगे हैं ताकि किसी को कोई असुविधा महसूस ना हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस महाकुंभ की बहुत ही भव्य तैयारी कर रखी है। और बस अब इंतजार है शाही स्नान का, अब इंतजार है अमृत स्नान का जो कि कल सुबह होने वाला है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान था और जिस तरह की भीड़ हमने घाट पर देखी, बड़ी संख्या में हमने उस माहौल को देखा, उस माहौल को महसूस भी किया। आपको क्या लगता है आज का स्नान और कल का स्नान? देखिए,
देखिए, दोनों ही स्नान महत्वपूर्ण है। कल शाही स्नान है और आज का महाकुंभ का पहला स्नान था। दोनों ही स्नान अपने अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पौष पूर्णिमा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और वैसे तो पूरे भारत में ही इस चीज को उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और प्रयागराज की नगरी में खड़े हैं। इसे यहाँ माघ पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है क्योंकि आज से ही खिचड़ी का उत्सव यहाँ शुरू हो जाता है, जो लोगों में एक अलग ही जोश लाता है। और ये तो महाकुंभ का पर्व है, साथ साथ सहयोग खिचड़ी का, महाकुंभ का, तो ये तो अद्वितीय अनुभव कह लेंगे इसे। तो दोनों ही स्नान अपने आप में खास है। तो ये थी अब तक की पूरी प्रयागराज में जो ये महाकुंभ आयोजित हो रहा है, इसको लेकर अब तक के क्या बड़े अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचाए। कल का दिन बेहद खास है। पहला अमृत स्नान जो है कल होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां अब तक की वो हमने आपको बताई। कल यही इसी भूमि पर बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ेगा। कदम कदम पर संस्कृति की गूंज सुनाई देगी और प्रयागराज से हम आपको महाकुंभ की अद्भुत यात्रा से रूबरू कराते रहेंगे। हर अपडेट आपको यहाँ से देते रहेंगे। इसी प्रयागराज की, इसी महाकुंभ की हर धड़कन को आपको महसूस कराएंगे। जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।